नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सियासत बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है नाज़रीन गिरामी। अब देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर के उसको बचाने की जितनी कोशिशें हो रही हैं वो आप लोग तो जानते हैं। जाहिर सी बात है कि मुसलमानों से जुड़ी हुई एक ऐसी हसास चीज़ है कि मुसलमान इससे जो है किसी भी एतबार से दस्तबरदार नहीं हो सकता। और कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जितने भी रियासत के अलग अलग वक्फ बोर्ड्स हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड, उस पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं, वो चाहे साबिक़ चेयरमैन हो या हालिया हो, जो कुछ भी हो। अब कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से 26 एम्बुलेंसों और 242 फ्रीज़र्स को मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मसाजिद के लिए जो है ख़रीदे गए थे। अब उस ख़रीदारी में भी घपला हुआ है, ये इल्ज़ाम लग रहा है। इसके अलावा इसकी तहक़ीक़ात के लिए वज़ीर आला से भी दरख्वास्त की गई थी। उन्होंने इस मौके पर तहक़ीक़ात करने की बात भी कही थी और इस सिलसिले में फ़रमान भी जारी हो गया था, लेकिन अब तक उस सिलसिले में कोई तफसीलात सामने नहीं आई। इसके अलावा 26 एम्बुलेंस 36 लाख रुपए से ज़्यादा रकम देकर के ख़रीदी गई है वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स के मुताबिक, जबकि कंपनी रेट डिस्काउंट के साथ उसकी कीमत बहुत कम बताई गई। इसमें भी घपला हुआ है। इस बड़ी रकम कहाँ गई? एक फ्रीज़र की कीमत 82,600 बताई गई है, जबकि मार्केट रेट 34,000-38,000 बताई जा रही है। तो ये बाकी रकम कहाँ गई? खाने वाले कौन? क्यों इस पर जो है गुफ्तगू नहीं होती? उर्दू स्कूल हैं, खुद जो है कांग्रेस के एक लीडर उस स्कूल को जो है चलाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को वोट दे कर के लाते हैं वही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे इल्ज़ाम लगाते हुए जनाब सैयद अशरफ साहब उनके साथियों ने इस वक्त जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। देखिए वो क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्या हक़ाइक़। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का ये मेरा मंशा था कि हाल ही में कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने 26 एम्बुलेंसेस खरीदी और 242 फ्रीजर्स जो मौता को रखते हैं उसके लिए 242 इन्होंने फ्रीजर खरीदे। इस ज़माने में मेरे सामने कुछ रिकॉर्ड्स आए। ये रिकॉर्ड्स जो है ना वक्फ बोर्ड की जानिब से ही थे, उनके सप्लाई ऑर्डर्स वगैरह थे। और इस ज़माने में मैंने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी और मैं उनसे मुलाकात भी करा और उनको चिट्ठी भी दिया। ये चिट्ठी उनको दिया था मैं 15 जून 2025 को। और मैं इनसे गुजारिश किया मुख्यमंत्री जी से कि चिट्ठी को पहले पढ़े। तो उन्होंने मेरी चिट्ठी पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत नाराजगी का इजहार किया। इजहार करके उन्होंने इस चिट्ठी को उनके एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के हवाले किया और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिया मेरे सामने ही कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मेरी चिट्ठी में क्या था मैं ये बताने की आपको साथ कोशिश कर रहा हूं कि जो 26 एम्बुलेंसेस इन्होंने जो खरीदे वक्फ बोर्ड ने, उसकी ऑर्डर कॉपी ये है। छब्बीस 8/2024 को यह ऑर्डर कॉपी है मेरे पास। इन्होंने ऑर्डर दिया है। एक एम्बुलेंस की कीमत उन्होंने अदा की है 38,06,731 रुपये। 38,06,731 रुपये के हिसाब से उन्होंने पेमेंट किया है, जबकि इसकी कीमत ऑर्डिनरी एम्बुलेंस की कीमत होती है, इन्होंने उसमें भी कोट किया है 20 लाख के आसपास है। अब मैं वो कंपनी से जो मैंने लिया है 20 लाख, ये लीजिए, ये है कंपनी से मैं जो लिया हूं कोटेशन, इसकी कीमत है 20 लाख
61,872। इसमें जो है ना, ये सिर्फ एम्बुलेंस है और इसके साथ एक ही एक फैसिलिटी है, वो है ऑक्सीजन की। और इन्होंने जो परचेस किया है एम्बुलेंसेस, उसमें लाइफ सेविंग सपोर्ट भी है। लाइफ सेविंग सपोर्ट के साथ जो है ना इन्होंने परचेस किया है एम्बुलेंस को। मैंने उसका भी कोटेशन लिया है। लाइफ सेविंग सपोर्ट के साथ 32,65,670 रुपये। और कंपनी ने यह ऑफर दिया है कि अगर आप बल्क ले रहे हैं, 12 यूनिट से ज्यादा ले रहे हैं, तो कंपनी मुझे इसी में कोटेशन में 8% का डिस्काउंट दे रही है। इसके हिसाब से 32,30,04,417 रुपये होता है एक एम्बुलेंस। 32 लाख जो है ना वो कोट कर रहे हैं। 8% डिस्काउंट जाने के बाद उन्होंने 8% डिस्काउंट ऑफर किया है। अगर 1 दर्जन से ज्यादा आप व्हीकल खरीदते हैं तो 8% से ज्यादा 8% वो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। उसके हिसाब से 30,04,417 रुपये विथ ऑल फैसिलिटी, विथ लाइफ सेविंग सपोर्ट, हर चीज के साथ 30 लाख रुपए। लेकिन वक्फ बोर्ड ने अदा किया है 38,06,731। इसका मतलब हुआ एक एम्बुलेंस के ऊपर 8,02,000 रुपए ज्यादा उन्होंने अफजूद अदा किया है। ये उनका कोटेशन है, कंपनी का ही कोटेशन है। और कंपनी भी खुद कह रही है, उनके कोटेशन में खुद कोट कर रही है। ये देखिए 8% डिस्काउंट देकर 17 लाख रुपए वो खुद कोट कर रही है कंपनी। और ये अदा कर रहे हैं 38 लाख रुपए, 38,06,731 रुपए अदा कर रहे हैं। किस हिसाब से अदा दे रहे हैं ये पैसा? किसका पैसा है ये देने के लिए? और क्यों 8 लाख रुपए ये इसके ऊपर, एक व्हीकल के ऊपर दिया जा रहा है? 8 लाख का मतलब हुआ एक व्हीकल पे 8 लाख, 26 व्हीकल इन्होंने लिया है। इसका मतलब हुआ कि 2,09,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ये पैसा किसके जेब में गया? जब ये मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग में जब निर्णय ले लिया गया कि एम्बुलेंसेस खरीदने की बात हुई, तो इसमें 2 मेंबर के सिवा 2 मेंबर, एक जनाब नासिर हुसैन साहब अवेलेबल नहीं थे उस दिन, और जनाब तनवीर शेख साहब नहीं थे। इनकी गैर मौजूदगी में अनवर बादशाह साहब चेयरमैन थे, इनकी मौजूदगी में यह हुआ है। कनिश फातिमा जी थी, रियाज अहमद खान साहब थे, आसिफ अली शेख हुसैन साहब थे, जारा नसीम सा IAS वो थी, मौलाना एम के मोहम्मद शाफी सादी थे, मौलाना मीर अजहर हुसैन थे और जी याकूब साहब थे। जब इनको इतना मालूम था कि भाई इसकी कीमत 30 लाख से ज्यादा नहीं है, तो 38 लाख इन्होंने अदा क्यों किए? 2 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों हुआ? यह पैसा किसकी जेब में गया? क्या वक्फ बोर्ड के CEO इस बात पर जवाब देंगे? क्योंकि वक्फ बोर्ड के CEO की जिम्मेदारी होती है, अगर कोई कोटेशन आता है तो बाहर से इन्होंने कंपनी से कोटेशन क्यों नहीं मंगाया? प्राइवेट आदमी को क्यों इन्होंने ये दिया? कंपनी से डायरेक्ट कोटेशन क्यों नहीं मंगाया? कंपनी खुद कह रही है कि मैं इसके 30 लाख रुपए में मैं दे रहा हूं, तो कंपनी से क्यों नहीं? बीच में बिचौलिया क्यों आया? बिचौलिया को क्यों दिया ये? इसी तरह एक और इन्होंने ये खरीदा है, और 242 फ्रीजर्स खरीदे हैं। फ्रीजर्स जो मोहता को रखते हैं, 242 फ्रीजर्स खरीदे हैं। और इसकी कीमत जो है ना, एक की कीमत उन्होंने लगाया है
82,600 रुपया, जबकि कोटेशन है हमारे पास, इसकी कीमत जो है ना 34,000 से लेके 38,000, टॉप क्वालिटी का ये जो 34,000 से 38,000 रुपए है, ये हमारे पास कोटेशन है उसका भी। 34,000 से 38,000 रुपए के इस फ्रीजर को वो भी मोटा रखने के लिए ले रहे हैं आप, 82,600 रुपए में खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं पैसा? अच्छा, सबसे बड़ी इसकी बात है, ये इनका ऑर्डर है, वक्फ बोर्ड का ऑर्डर है। आप फ्रीजर का ऑर्डर किसे दे रहे हैं पता है आप लोगों को? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं आप। कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है? एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रीजर खर्च ये करती है क्या? सप्लाई कर सकती है क्या? किसी भी कंपनी से खरीदने की बात आप कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्यों दे रहे हैं ऑर्डर? कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई एक्सपर्ट कंपनी है? फ्रीजर सप्लाई करने वाली कंपनी है क्या? और इसमें आप क्या दे रहे हैं? 82,000। इसका मतलब यह हुआ कि आप यहां जो है ना 1,08,00,000 रुपए का नुकसान, इन फ्रीजरों में 1,08,00,000 रुपए का दोबारा नुकसान है। ये किसके जेब में गया? ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को देने का क्या मतलब है? वक्फ बोर्ड के सीईओ इसका जवाब दे। जब आप, अगर बोर्ड पास भी कर देता है, जब आपको प्रोसीडिंग्स के लिए आपके पास भेजा जाता है, तो आपका ये इख्तियार है, अगर आपको गलत लगे तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। आपके ये इख्तियार में है कि जब आपको ये गलत लगे, आपको ये नहीं मालूम हुआ सीईओ साहब कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या सप्लाई कर सकती है या नहीं, किसकी है ये कंपनी, आपने पता किया, आंख बंद करके ये आप ही के दस्तखत है, सीईओ के दस्तखत है, आपने कैसा दिया? ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को फ्रीजर सप्लाई करने का ऑर्डर, या इस ऑर्डर पे आप ही के दस्तखत है। ये पीड़िया में है, एक केरला बेस्ड कंपनी है, ये आप इसको ऑर्डर दे रहे हैं। तो धांधली कब तक करेंगे आप? ये पैसा किसके जेब में जा रहा है? 1,08,00,000 रुपए का नुकसान यहां फिर दोबारा हुआ, 2,09,00,000 रुपए का नुकसान वहां हो रहा है। अभी एक परचेज में जो है ना 10 करोड़ रुपए का नुकसान, 10 करोड़ में, और अब बहुत सहूलतें दे सकते थे अवाम को। मैं कई मसाजिदों में गया जहां जहां इन्होंने सप्लाई किया है इसको, मैं कई मसाजिदों में जाके देखा। आप यहां चले जाइएगा, बाजू की मस्जिद में ही जाइएगा, यहां भी एक सप्लाई हुआ है और बेकार पड़ा है। वो लोग कह रहे थे, मस्जिद के जिम्मेदारान कह रहे थे, 2 महीने से ज्यादा हम यूज नहीं कर सके साहब इसको। सब स्टैंडर्ड चीजें इन्होंने सप्लाई की हैं। आप जाते जाते आप बाजू चले जाइएगा, यही है इसकी मस्जिद में, बाजू की मस्जिद में, कंबलपोश में है, पड़ी है, काम नहीं कर रहे वो। उन्होंने कहा कि 2 महीने हमने मुश्किल से इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है ना बंद पड़ी है। कई बार हमने उन लोगों को जो है ना ये किया, कंप्लेन किया, तो कोई हमारे पास आके रिपेयर भी नहीं किया। और इस ऑर्डर में जो लिखा है, कंप्लेन करने के 24 घंटे के अंदर आके जो है ना उन्होंने ये दिया है, अंडरटेकिंग दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिपेयर करेंगे। लेकिन नहीं, एक बार सप्लाई कर दिया और चला गया उन्होंने। हर मस्जिद में, कई मसाजिदों में मैं जाके देखा जहां इन्होंने सप्लाई किया है, और हर जगह ये बेकार पड़ी है। ये सब स्टैंडर्ड है। ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? पहले तो सीईओ साहब के पास तो काम टाइम नहीं है, क्योंकि उनको एक दो और अदारे देखना है। अब जबकि कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या है, तो उसको तुम्हें ये दे रहे हैं, ये ऑर्डर तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है, इसमें दस्तखत सीईओ के हैं, मेरे नहीं है। नीचे इसकी फोटो चाहिए तो आपको। तो ये कब तक ऐसी धांधली होती रहेगी?
और कुछ लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में कुछ नहीं हो रहा, इसकी भी एक फोटो लीजिएगा, ये भी उनका यूनिक आर्डर है सीओ का। और जब सीएम साहब को लेटर लिखा, सीएम साहब ने लेटर पढ़ा और उन्होंने एक अपने सीनियर आईएएस ऑफिसर के हवाले किया और कहा कि इसकी जांच कराओ। तो मैं 2-3 दिन पहले मैं उस ऑफिसर से मिला, मैं नाम लेना नहीं चाहता ऑफिसर का, ऑफिसर को क्यों बेकार हूँ। तो ऑफिसर ने मुझसे कहा कि सर मैं फलां जगह भेज दिया हूँ और इंक्वायरी जो है ना आर्डर हुई है इसमें। और जब वहाँ पहुँचा तो पेपर मुझे मिला नहीं। वो सीएम साहब के ऑफिस से गया पेपर, वो इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी आर्डर होके गए उसमें इन दोनों इसके लिए, लेकिन वो पेपर मिला नहीं है। जब मैंने एक ऑफिसर जिसने रिसीव किया था, मैंने उसको पकड़ा, मैं पूछा कि यह पेपर कहाँ गया है। उसने कहा, एक बड़े अफसर का नाम लिया, उसने कहा कि साहब उन्होंने फाइल मंगा लिया, ये अब 10 दिन से फाइल उन्हीं के पास पड़ी है। तो मैंने कहा कि तो इसे क्यों इंक्वायरी इनिशिएट क्यों नहीं हो रही है? सब कुछ लोग रोक रहे हैं साहब उसको, इसकी इंक्वायरी कराना नहीं चाहते कुछ लोग। क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि इसमें करप्शन हुआ है। अगर इसे इंक्वायरी नहीं करे, दोबारा मैं सीएम साहब से मिलूंगा और कहूंगा इंक्वायरी रोकी जा रही है, आपके इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी इंक्वायरी रोकी जा रही है, आप फौरन इंस्ट्रक्शंस दीजिए या किसी और अफसर को अपॉइंट करके जो है ना इंक्वायरी कराइएगा। ना करने की सूरत में मुझे मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। शुक्रिया। कब हुआ था सर? कब, कौन से ईयर में दिए गए थे? करंट अभी लास्ट जो भी यह है ना भाई, आर्डर है ना पिछले बोर्ड में 24/7 को ये इन्होंने आर्डर दिया है ऑफिस बनाए थे इसके, और 26/8 को एक आर्डर निकला है। काफी फोटो ले लीजिए इसकी, चाहिए। हाँ, एक नेलमंगला की स्कूल का मसला है ये। 1938 में ये स्कूल बनी थी। जब 1938 में स्कूल बनी थी, स्कूल बाकायदा चल रही थी वहां। तो ये बिल्डिंग बहुत बोसीदा हो गई थी, तो कुछ शहर के नौजवानों ने एक निर्णय ये लिया कि भाई इस बोसीदा बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग बनाई जाए। तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा परमिशन लिया, म्युनिसिपैलिटी से उन्होंने बाकायदा परमिशन लिया। इसके लिए म्युनिसिपैलिटी ने परमिशन भी दिया इनको डेमोलिशन का। उसके बाद जो है ना इन्होंने बिल्डिंग डेमोलिश की और नई बिल्डिंग के लिए लोकल लोगों से पैसा वसूल कराया। और बिल्डिंग बनने के लिए जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो वहां के मुकामी एमएलए ने लाइसेंस मिलने नहीं दिया और उन्होंने अपने अफसरों को इंस्ट्रक्शंस दिया कि किसी भी कीमत पे यहां दोबारा स्कूल नहीं बनेगी। जबकि यह हमारी स्कूल थी, 1938 में बनी थी ये स्कूल। और दूसरी ये शर्म की बात यह है कि एमएलए साहब ने क्या किया, वहां हमारी स्कूल के बीच जो है ना एक 40 फुट का रास्ता उन्होंने बना दिया कन्नड़ा स्कूल के लिए। जबकि कन्नड़ा स्कूल के लिए ऑलरेडी ये था, रास्ता था, रास्ते की कोई जरूरत ही नहीं थी वहां। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कन्नड़ा स्कूल को रास्ता क्यों बनाए, मैं ये कह रहा हूं कि कन्नड़ा स्कूल को पहले से ही रास्ता था। कन्नड़ा और उर्दू दोनों स्कूलें एक साथ चल रही थी, कन्नड़ा और उर्दू दोनों स्कूलें एक साथ चल रही थी। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं थी। 2 लैंग्वेजेस की स्कूल एक ही कैंपस में चल रही थी। तो आपको क्या जरूरत थी बीच में रास्ता निकालने की? और आपको क्या जरूरत थी जो पुरानी बिल्डिंग के लिए जो डेमोलिश की गई, परमिशन के साथ डेमोलिश हुई है, उसे लाइसेंस दिलाने के लिए आप क्यों रोक रहे हैं? अब वहां के मुकामी लोगों ने यह भी कहा कि मेरे साथ कुछ पत्रकार भी गए थे, उन्होंने खुद उनसे बात भी की। उन्होंने मुकामी लोगों ने कहा कि एमएलए के पास जब मुसलमान जाता है तो एमएलए उनकी कोई सुनता नहीं है और यह कहता है कि देखता हूं, मैं करता हूं। सबके काम करते हैं वो एमएलए साहब और मुसलमानों के काम बिल्कुल नहीं करते। और यह भी सुना है कि
नसीर अहमद साहब भी वो एमएलए साहब से बात करे, और जमीर अहमद खान साहब भी एमएलए से बात किए काम रुकाने के लिए, और जनाब रहीम खान साहब भी एमएलए से बात किए, और रिजवान अरशद साहब भी एमएलए से बात किए, और कई और एमएलए से, मुस्लिम एमएलए ने उनसे बात की है। तो किसी की परवाह किए बगैर आज भी काम चला रहे हैं एमएलए साहब। कौन से एमएलए, क्या नाम है? एमएलए कांग्रेस के ही एमएलए हैं। हाँ, नाम मुझे मेरे पास है नहीं, नाम बताता हूं मैं आपको। तो कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस के हैं। तो इन चारों नेताओं, हमारे 2 मिनिस्टर्स और 2 और पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, हाँ श्रीनिवास साहब। तो हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी बात करें, एमएलए बात करें, उसके बावजूद भी एमएलए किसी के सुनने के इसमें मूड में ही नहीं है। और बाकायदा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, वो जो है ना गेट कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, और 40 फीट का जगह जो है ना उन्होंने घेर लिया, जबकि कन्नड़ा स्कूल को उसकी जरूरत नहीं थी। मैं कहां कह रहा हूं कि कन्नड़ा स्कूल को ये नहीं करो, आबाद नहीं करो, और उसे ये दो, और उसे ग्रांट दो। उसी तरह हमें भी ग्रांट दो। हम ग्रांट नहीं मांग रहे थे, यहां हमें अपनी बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, हम अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन से बनाना चाह रहे थे। उसके बावजूद भी जो है ना एमएलए साहब बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और किसी के सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। इस पे जो है ना कांग्रेस वाले, और ये कहते हैं वहां के मुकामी लोग, इन्होंने कहा कि पिछली दफे जो बीजेपी का एमएलए था, जरा गौर से सुनिएगा, ये पिछली दफा बीजेपी का एमएलए था, वहां 5 साल एमएलए था वहां, और मुसलमान कह रहे थे खुद, और इसके गवाह भी हैं यहां, कह रहे थे कि साहब जब बीजेपी के एमएलए के दौर में हम लोगों ने नेलमंगला में 3 मस्जिदें बनाई, और एमएलए साहब बीजेपी के एमएलए होने के बावजूद भी हमारे 3 मस्जिदों के इनाग्रेशन के लिए आए। कभी हमारे साथ उन्होंने हक तलफी नहीं की। हमारे एरिया डेवलपमेंट के लिए पूरा वो दान देते थे, पैसा देते थे, हमारा एरिया डेवलपमेंट करते थे। अब हम कांग्रेस के एमएलए के पास जाते हैं तो एमएलए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और ये भी कह रहे थे कि अगर दोबारा वो बीजेपी के एमएलए अगले चुनाव में लड़ेंगे तो हम उनको वोट देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। अगर कांग्रेस पार्टी फौरन अपने एमएलए पे कंट्रोल में रखेगी नहीं तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। मुसलमानों के साथ ये बदसलूकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी हाल ही में दूसरे एक एमएलए ने कह दिया, बंडी सिद्धेगौड़ा, रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा, जो श्रीरंगपटना के एमएलए हैं, कुछ मुसलमान उनके पास गए हैं। जब मुसलमान जाके उन्होंने कहेंगे दरखास्त लैंड वो होती है जो पहले से कल्टीवेशन में होती है। बरसों जो आदमी कल्टीवेट करता है, जमीन उसके कब्जे में रहती है, उसको अलाट करने का गवर्नमेंट में कानून है। उसे जो कल्टीवेट कर रहा है उसको अलाट करना है। तो ये स्कीम साल में एक बार आती है। इस साल भी वो स्कीम आई है। तो कुछ मुसलमान भी कल्टीवेशन में थे, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कर रहे थे, वहां जाके उन्होंने एमएलए से दरखास्त की है कि भाई दरखास्त लैंड हमें भी दी जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं है, देखेंगे, आप एप्लीकेशन जमा करके चले जाइएगा। तो एक जगह आप ये जो है ना एक फंक्शन में जाके ये कहते हैं, पब्लिकली कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ अपने अफसरों को कि अगर कोई मुसलमान को जमीन देगा कोई भी अफसर तो उसे मैं सूली पे चढ़ा दूंगा, उसे फांसी पे लटका दूंगा। क्या मुसलमान कांग्रेस को इसीलिए वोट दिया था? 90% हम लोगों ने वोट दिया ये सुनने के लिए। एक कांग्रेस का एमएलए सीधे कह रहा है कि अगर तुमने किसी भी एक मुसलमान को जमीन देने की कोशिश की या रिकमेंड किया तो तुझे सूली पे चढ़ा दूंगा। कि ये सुनना हमारे लिए बाकी हो गया है। हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, हमारे एमएलए क्या कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक एमएलए मुस्लिम लेजिस्लेचर की मीटिंग हुई, उससे पहले ये बयान आ गया था इनका एमएलए का। खंडन क्यों नहीं करे ये लोग, खामोश क्यों हैं ये लोग? मुसलमान को सिर्फ वोट देने के रह गया है, वोट देके फिर उल्टा ये बकवास सुनने के लिए रह गया है मुसलमान। सुरजेवाला आज कर्नाटक में है, सुरजेवाला से मैं दरखास्त करता हूं
ऐसे एमएलए पे कड़ी इनको जो है ना, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना जो है ना अगले चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलात होंगे। अगर अभी इसे कंट्रोल नहीं करें, ऐसे एमएलए को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। हाल ही में हमारे सिरा के एमएलए साहब, आगे बोलता हूं मैं क्योंकि ये मेरे गांव के एमएलए हैं, वो क्या कर रहे हैं आगे अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताऊंगा। और इतना मुसलमानों के खिलाफ एमएलए ये कर रहे हैं, मुसलमानों की कोई बात मान नहीं रहे हैं और मुसलमान को सिर्फ जो है ना वोट बैंक बना के रख लिया है। अब हमारे मुसलमान लीडरों को चाहिए कि इस पे जो है ना बराबर से कार्रवाई करे, चीफ मिनिस्टर की नोटिस में ले जाए, कंसर्न पीसीसी प्रेसिडेंट की नोटिस में ले जाए, हाई कमांड की नोटिस में ले जाए और ऐसे एमएलए को काबू में रखे, वरना जो है ना आगे चलकर कांग्रेस के लिए बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। मैं सुरजेवाला जी से दोबारा मैं इल्तिमास करता हूं, इन एमएलए को बुला के फौरी तौर पर बात करें और मुसलमानों के खिलाफ जितने भी एमएलए हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि मुसलमान 90% आपकी पार्टी को वोट दे रहा है। ऐसा ना हो कि आप मुसलमानों की ताईद से महरूम हो जाए।